नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं प्रथम क्वेश्चन आपका क्या है। प्रथम क्वेश्चन अब आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़न विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। अब आपको वो स्थान बताना है कि कहाँ पर स्थित है, बरेली, रायबरेली, अमेठी या इलाहाबाद। इनमें से आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़न विश्वविद्यालय आप बताएंगे। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय राजीव गांधी विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका रायबरेली में स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़न विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने इस्तिहाक या क्या है आपका पेंशन विभाग किस शासक, ये शासन हो रहा है यहाँ पे शासक, किस शासक ने स्थापित किया था। आपको बताना इनमें से दीवाने इस्तिहाक या पेंशन विभाग किसने स्थापित किया। तो इसमें आपके ये दिल्ली सल्तनत काल के विभाग हैं और वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, इनमें से आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत काल में जो आपके विभाग स्थापित किए गए, तो जो आपके प्रमुख विभाग हैं ये विभाग हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ हो जाएगा आपका शासक कि कौन सा विभाग किस शासक ने आपका स्थापित किया है। तो जो मेन है वो आपको याद होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है दीवान ए आरिज, क्या है दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज या क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं सैन्य विभाग। दीवाने आरिज या सैन्य विभाग ये किसने स्थापित किया था, ये स्थापित किया था आपका बलबन ने स्थापित किया था, दीवाने आरिज सैन्य विभाग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जाएगा दीवाने आरिज हो गया, सैन्य विभाग किसने स्थापित किया, आपका बलबन ने, इसी में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, दीवाने मुश्ताक राज, दीवाने मुश्ताक राज अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका जो राजस्व कर है, राजस्व कर को वसूलने के लिए दीवाने मुश्ताक राज, दीवाने मुश्ताक राज किसने स्थापित किया था, ये स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जाएगा जी दीवाने रियासत, क्या है दीवाने रियासत, दीवाने रियासत आपसे पूछा जाए ये भी किसने स्थापित किया, अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जाएगा दीवाने विजारत, दीवाने विजारत किसने स्थापित किया या वित्त विभाग इसको बोलते हैं, तो ये किसने स्थापित किया, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा है पेंशन विभाग, पेंशन विभाग या दीवाने इस्तिहाक, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें आप याद रखेंगे किसने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में अन्य विभाग भी आप याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा दारुल उल सफा, क्या है आपका दारुल उल सफा, दारुल उल सफा या क्या बोलते हैं सिफा खाना है सरकारी अस्पताल, ये किसने स्थापित किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। एक आप याद रखेंगे दास विभाग, दास विभाग भी किसने स्थापित किया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया है। आपसे पूछा जाएगा जी रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय किसने स्थापित किया, ये आपके दिल्ली सल्तनत काल में आप याद रखेंगे, ये किसने स्थापित किया है, फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा, दास विभाग। एक और आप याद रखेंगे दान विभाग, कौन सा विभाग आपका, दान विभाग, दान विभाग भी किसने स्थापित किया है, ये भी आपका स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक। तो आपके प्रमुख विभाग हैं, एक बार आप पुनः देख लेते हैं जो ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। दीवाने आरिज या क्या है सैन्य विभाग, बलबन ने स्थापित किया। दीवाने मुश्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने विजारत अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। दारुल उल सफा सिफा खाना फिरोज शाह तुगलक। दास विभाग फिरोज शाह तुगलक। रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक। दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने इस्तिहाक या पेंशन विभाग आपसे पूछा जा रहा है तो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। क्लियर हो गया, किसने स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबोसा एवं डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे। आपको बताना इनमें से देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, चंद्रवर्मन, कृष्ण देव राय, इनमें से आप बताएंगे। बारबोसा और डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री थे, तो ये किसके शासनकाल में भारत आए थे। आपने पढ़ा होगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन है, तो आप पढ़ते हैं वास्को डी गामा। किस वर्ष आया, 1498 ईस्वी में भारत आया। और भारत में कहाँ पे आया, कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। और इसका स्वागत यहाँ के स्थानीय जो शासक था राजा जोमोरिन, उसके द्वारा इसका स्वागत किया गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देखते हैं, बारबोसा व डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए।
तो यहाँ से अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है बारबोसा और डेमिंगो पायस, तो इसमें आप याद रखेंगे किसके शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए। जबकि आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं इटली देश का यात्री है, इटली देश का यात्री कौन है, इटली देश का यात्री निकोलस कॉन्टी। कौन है इटली देश का यात्री, निकोलस कॉन्टी। तो निकोलस कॉन्टी अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में भारत आया, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में भारत आया निकोलस कॉन्टी। आपसे पूछा देवराय सेकंड के शासनकाल में आया, देवराय सेकंड के शासनकाल में कौन आया, आप पढ़ते हैं ईरान देश का यात्री था, और ईरान देश का यात्री क्या नाम था इसका, अब्दुल लज्जाक। ये कौन से देश से संबंधित है, ईरान देश से आपका संबंधित था अब्दुल लज्जाक। ये शासन किसके शासनकाल में आया, देवराय सेकंड। और देवराय फर्स्ट के में पूछे तो कौन है, निकोलस कॉन्टी। इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन से। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि का प्रयोग करके सिंधिया क्षेत्र को किस वर्ष शामिल किया था, आप बताएंगे। सहायक संधि की जो शुरुआत है वो किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सिंधिया क्षेत्र है, सिंधिया क्षेत्र को आपका किस वर्ष शामिल किया था। तो सहायक संधि, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, सहायक संधि आप पढ़ते हैं, सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड वेलेजली। और एक आप पढ़ते हैं राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति के जनक कौन है, लॉर्ड डलहौजी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली आप पढ़ते हैं। तो जो लॉर्ड वेलेजली हैं, तो इनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया सहायक संधि का। और सहायक संधि के तहत जो स्वीकार करने वाले आपके क्षेत्र हैं, जैसे HMT APBS, ऐसे आप याद रख लेंगे इससे संबंधित, HMT APBS, ये सब क्या है, ये सब वो क्षेत्र आपके जो सहायक संधि के तहत आपके शामिल किए गए, HMT APBS। तो इनको आप देखते हैं, एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा आपका हैदराबाद। क्या बनेगा, एस से बनेगा हैदराबाद। एम से क्या बन जाएगा, एम से बनेगा आपका मैसूर। टी से क्या बनेगा, टी से बन जाएगा आपका तंजौर। ए से क्या बनेगा, ए से बनेगा आपका अवध। पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा आपका पेशवा। क्या बन जाएगा, पेशवा। बी से क्या बनेगा, बी से बन जाएगा भोसले। और एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा आपका सिंधिया। क्या बन जाएगा आपका, सिंधिया बन जाएगा एस से। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये वो क्षेत्र हैं जो आपके सहायक संधि के तहत आपके शामिल किए गए। अब इनके वर्ष भी आपको याद होने चाहिए। वर्ष क्या है जी, वर्ष याद रखेंगे। पहले वाले का वर्ष क्या है, 1798। दूसरे वाले का भी क्या है, 1798। तीसरे वाले का क्या है, 1799। और फिर उसके बाद याद रखना है 1801, 1800 क्या है, 1802। और उसके बाद क्या है 1803। और उसके बाद क्या है 1804। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इनमें कोई भी आपसे पूछा जाए, पहले वाले में दोनों में एक सेम वर्ष है आपका 1798 दोनों में आपका। और उसके बाद क्या है 1799, 1799 पहले वाले में, और दूसरे वाले में 1798। और उसके बाद आप याद रखेंगे 1799। और क्या है आपका उसके बाद 1801, 2, 3 और 4। तो आपसे पूछा जाए सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, हैदराबाद। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा है, सिंधिया क्षेत्र को किस वर्ष शामिल किया है। तो सिंधिया आपका किस वर्ष शामिल किया गया, 1804। इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा 1804। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। इनमें से आपको बताना है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम, बिहार, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इनमें से आप बताएं कमेंट करके कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। पढ़ा होगा आपने कामाख्या मंदिर। तो कामाख्या मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, कामाख्या मंदिर आपका असम राज्य में स्थित है, आपका कामाख्या मंदिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है, बताएंगे सभी। तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है, कालाहारी, सहारा, अरब, टकला माकन। इनमें से आपको बताना है कौन से मरुस्थल में आपकी निवास करती है तुआरेग जनजाति। अभी भी आपको पढ़ाया था एक मॉक टेस्ट में, जो तुआरेग जनजाति है, तुआरेग जनजाति का जो निवास स्थल है वो कौन सा मरुस्थल है, वो आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। और ये कौन से महाद्वीप में फैला हुआ है, ये फैला हुआ आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है यूरोप महाद्वीप में इनमें से कौन सी ऐसी हवा है जो आपकी गर्म और शुष्क हवा होती है। इनमें से आप बताएंगे खमसिन है, हरमट्टन है, नॉर्वेस्टर है या फोन है। इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके कि इनमें से कौन सी हवा ऐसी है जिसे आपका गर्म और शुष्क हवा के नाम से जाना जाता है। खमसिन, हरमट्टन, नॉर्वेस्टर या कौन सी आपकी फोन। तो आपने पढ़ा होगा खमसिन। खमसिन की आपकी बात करें तो खमसिन कौन से देश में चलती है? ये तो चलती है आपकी मिस्र देश में, अफ्रीका महाद्वीप का आप पढ़ते हैं ऊपर की तरफ एक देश है, इसे क्या बोलते हैं? मिस्र देश में आपकी चलती है। हरमट्टन ये भी अफ्रीका महाद्वीप में चलती है और अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली गर्म हवा है हरमट्टन। और आप पढ़ते भी हैं कि डॉक्टर विंड के नाम से किसे जाना जाता है या डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है या डॉक्टर विंड आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर विंड आप याद रखेंगे। डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है? डॉक्टर विंड कहा जाता है आपका हरमट्टन को। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर आप याद रखेंगे ये कौन से देश में चलती है? ये चलती है आपकी न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। और फिर आपका क्या बचा? फोन। फोन आपको याद रखना है ये आपकी यूरोप महाद्वीप में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कौन सी है, इसे आप याद रखेंगे। कौन सी? आपकी फोन। कैसी? आपकी फोन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? प्राणहिता आपको बताना है नीर में से किस नदी की सहायक नदी है? प्राणहिता बताएंगे सभी। प्राणहिता कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। इनमें से आप बताएंगे प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। बताएंगे सभी कमेंट करके। प्राणहिता आप पढ़ते हैं तो प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है? इसमें आप आंसर याद रखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी आपकी प्राणहिता। उसके बाद आप याद रखें जो अन्य नदी दे रखे हैं इनसे भी संबंधित क्वेश्चन इनके जैसे आपका उद्गम स्थल कावेरी आपसे पूछ रहा है कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है आपके कुर्ग कर्नाटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है? कुर्ग कर्नाटक से आपकी निकलती है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। गोदावरी आपसे पूछा जाए गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है आपके त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ता है? त्र्यंबकेश्वर पड़ता है आपका नासिक। और नासिक कहाँ पड़ता है? नासिक पड़ता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है आपकी महाबालेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर। और महाबालेश्वर कहाँ पर है? महाबालेश्वर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महानदी आपने पढ़ा होगा ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी रायपुर। और रायपुर कहाँ पर? आपका छत्तीसगढ़। कहाँ पर? आपका छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? उड़ीसा का शोक महानदी है। आपसे पूछा बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा किसे बोला जाता है? किसको बोला जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? आपकी कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। आपसे पूछा दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसमें आपका 12 माह पानी रहता है? तो ऐसी कौन सी नदी है? कावेरी नदी है एकमात्र ऐसी नदी। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है नीर में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? नीर में से कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी कमेंट करके। पारादीप, तूतीकोरन, एन्नौर या नाहवा सेवा। आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बंदरगाह आप पढ़ते हैं तो बंदरगाह में आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब इनको एक बार देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए अगर पारादीप, पारादीप कहाँ पर है? पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है बंदरगाह, उड़ीसा में। तूतीकोरन कहाँ पर है? तूतीकोरन आप याद रखेंगे ये कौन से राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नौर, एन्नौर भी कहाँ पर है? एन्नौर भी आप याद रखेंगे ये भी तमिलनाडु राज्य में। नाहवा सेवा ये कहाँ पर है? ये आपका बचा महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा बंदरगाह आपका? नाहवा सेवा। कौन सा है? नाहवा सेवा। तो पारादीप आप याद रखेंगे कहाँ पर है? उड़ीसा में। तूतीकोरन तमिलनाडु। एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु। नाहवा सेवा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आपसे पूछे कांडला कहाँ पर है? कांडला आप याद रखेंगे कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है कांडला। न्यू मैंगलोर आपसे पूछे कहाँ पर है? कर्नाटक में। मारम गोवा कहाँ पर है? मारम गोवा आपका गोवा में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कांडला बंदरगाह है उसी का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आप पढ़ते हैं कोलकाता जो हल्दिया बंदरगाह है उसका जो नया नाम है अब क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बाकी अन्य आपको बता दिया यहाँ से। और आपसे
पूछे विशाखापट्टनम कहाँ पर है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह किसे बोला जाता है, तो ज्वारीय बंदरगाह अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ज्वारीय बंदरगाह याद रखेंगे, कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। तो ये क्वेश्चन आपके बंदरगाह से जुड़े हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भारत में कौन सा तंत्र लोहे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके सामने तंत्र है, कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़, अंकलेश्वर। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तंत्र है जो लोहे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे लोहे के भंडारण के लिए। तो लोहे के भंडारण के लिए जो आपका प्रसिद्ध तंत्र है वो कौन सा, आपका धारवाड़ तंत्र। कौन सा तंत्र है, धारवाड़ तंत्र। ये लोहे के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तंत्र, आपका धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है असुर तथा सावर जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। असुर और सावर के बारे में आपको बताना है कि राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या बिहार में असुर तथा सावर जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। असुर और सावर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखें असुर और सावर जनजाति ये कौन से राज्य में निवास करती हैं। ये आपका राज्य याद रखेंगे बिहार में। कौन से राज्य, आपका बिहार राज्य में निवास करते हैं असुर तथा सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस एवं जर्मनी के बीच कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है। तो आप पढ़ते हैं जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में देश देखने फ्रांस और जर्मनी, तो इनके बीच में सीमा रेखा बनाता है कौन सा पर्वत ऐसा है। जूरा है, आल्प्स है, वासजेस है और प्रेनीज है। जब आप फ्रांस देश पढ़ते हैं तो फ्रांस देश लगभग चारों ओर से आपका पर्वतों से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। अब जैसे जूरा पर्वत आपसे पूछा है, जूरा, जूरा अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जूरा आप याद रखेंगे, जूरा तो फ्रांस व जर से क्या बन जाएगा, जर से बन जाएगा जरलैंड। जरलैंड, जरलैंड का मतलब क्या है, स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर आपका पर्वत है जूरा, जूरा पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। उसके बाद आपसे पूछा है आल्प्स, आल्प्स आ से आ के बाद बनेगी ई से क्या बन जाएगा, इटली। क्या बन जाएगा, इटली। तो आप याद रखेंगे फ्रांस व इटली, क्या है, फ्रांस व इटली की सीमा पर कौन सा है, आप याद रखें आल्प्स पर्वत। फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट है वासजेस, वासजेस आपसे पूछा जाए तो जैसे देश जैसे क्या बन जाएगी, जर्मनी। तो इसके बाद आप याद रखेंगे फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर, फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर कौन सा है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर आपका वासजेस। उसके बाद आपका क्या बचा है, उसके बाद बचा है प्रेनीज। क्या बचा है, प्रेनीज। तो प्रेनीज पैसे, प्रेनीज पैसे बन जाएगा पेन, यानी क्या बन जाएगा, स्पेन। तो आप याद रखेंगे फ्रांस व स्पेन, फ्रांस व स्पेन की सीमा पर कौन सा है, प्रेनीज। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप एक बार दोहरा लेंगे, देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया है कि जूरा पर्वत, जूरा पर्वत आपसे पूछे तो जूरा आप याद रखें फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है, जूरा पर्वत। आल्प्स पूछा जाए, आल्प्स याद रखेंगे फ्रांस व इटली की सीमा पर आपका कौन सा है, आल्प्स। वासजेस आपसे पूछा जाए फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर कौन सा है, वासजेस। प्रेनीज आपसे पूछा जा रहा है तो प्रेनीज याद रखेंगे फ्रांस व स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, प्रेनीज। क्लियर हो गया, कौन सा पर्वत आपका, प्रेनीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डेनाली किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। डेनाली आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च बिंदु या सर्वोच्च चोटी इनमें से आपके मिलाना है आपको डेनाली। तो डेनाली आप बताएंगे किस महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। इनमें से आप बताएंगे डेनाली। तो आप पढ़ते हैं जैसे आपके दे रखे हैं उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका आप पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा माउंट मैकिनले। कौन सी है, माउंट मैकिनले। ये कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, इसे आप पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पूछे तो क्या है, माउंट एकांकगुआ। क्या है, माउंट एकांकगुआ। ये आपकी दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अंटार्कटिका अगर आपसे पूछ रहा है, अंटार्कटिका की याद रखेंगे कौन सी सर्वोच्च चोटी, इसे आप याद रखेंगे विंसन मैसिफ। कौन सी है, विंसन मैसिफ। और यूरोप की पूछा जाए, यूरोप की याद रखेंगे माउंट एलबुर्ज। यूरोप की कौन सी है,
यूरोप की याद रखेंगे माउंट एल्ब्रोज। ये कौन से महाद्वीप की है? ये यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है डेनाली, डेनाली किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो जो माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले को ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं? दूसरा नाम इसे देते हैं डेनाली। तो ये याद रखेंगे डेनाली। अगर आपसे पूछा जा रहा है डेनाली किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन है? आपका डेनाली। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर स्थित है। इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट। तो ये कहाँ पर है? ये आपके कौन से देश की सीमा पर है? नेपाल देश की सीमा पर है। और कौन से पर्वत की चोटी है? हिमालय पर्वत की चोटी है। और हिमालय पर्वत में भी आपसे पूछा जाए किस श्रेणी का भाग है, तो श्रेणी भी आप याद रखेंगे वृहद हिमालय श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? वृहद हिमालय श्रेणी का आपका ये पार्ट है या ग्रेट हिमालय श्रेणी का पार्ट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है एक तरफ अम्ल है और एक तरफ अम्ल का स्रोत है। तो आप बताएंगे साइट्रिक अम्ल संतरा, टार्टरिक अम्ल अंगूर, फॉर्मिक अम्ल टमाटर और ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन। इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे सभी इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है एक इसमें गलत है, तो आप बताएंगे सभी। तो फॉर्मिक अम्ल आप पढ़ते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलता है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल मिलता है आपका चींटियों में। चींटी में आपका पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। बाकी अन्य आप देख रहे हैं जो शेष बचे, संतरा साइट्रिक अम्ल सही है, उसके बाद अंगूर टार्टरिक अम्ल सही है, मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल सही है। तो ये आपके सही सुमेलित है। लेकिन आप याद रखें फॉर्मिक अम्ल किससे मिलता है? आपका चींटियों में पाए जाने वाला जो अम्ल है इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल इसे बोला जाता है। फूलपति किस राज्य का लोक नृत्य है? नया क्वेश्चन आपका बिल्कुल। फूलपति, फूलपति आपको बताना किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। इनमें से आप बताएंगे फूलपति किस राज्य का लोक नृत्य है। बताएं सभी कमेंट करके। फूलपति, फूलपति आप याद रखेंगे फूलपति, फूलपति किस राज्य का लोक नृत्य है? ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य क्या है? फूलपति। मध्य प्रदेश का क्या है? फूलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब बनाया जाता है? तो इनमें आपको दे रखा है ऑप्शन पूर्णिमा श्रावण मास, पूर्णिमा आषाढ़ मास, अमावस्या श्रावण मास और अमावस्या श्रावण मास। यहाँ पे गलत आपका टाइपिंग है। जो लास्ट ऑप्शन है अमावस्या, आप आषाढ़ मास पढ़ सकते हैं इसको। अमावस्या ये था हो रहा है एक तो अमावस्या, और उसके बाद क्या है? अमावस्या क्या है आपका? आषाढ़ मास। इनमें से आपको बताना है अब कि ये वाला जो आपका त्योहार है रक्षाबंधन, ये कब बनाया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कब बनाया जाता है। पूर्णिमा श्रावण मास, पूर्णिमा आषाढ़ मास, अमावस्या श्रावण मास, अमावस्या आषाढ़ मास। इनमें से बताएंगे सभी कमेंट करके। तो आपको याद रखना है जो रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन का भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन का, तो ये कब बनाया जाता है? ये याद रखेंगे ये पूर्णिमा को बनाया जाता है। और पूर्णिमा को कब बनाया जाता है? श्रावण मास में, यानी सावन मास में आपका बनाया जाता है। कौन सा त्योहार? आपका रक्षाबंधन का त्योहार। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे रक्षाबंधन आपसे पूछा जा रहा है तो पूर्णिमा पे पूर्णमासी आप बोलते हैं। और कौन से महीने में? सावन के महीने में आपका बनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन का त्योहार। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में कितने दिनों तक चलता है? हॉर्नबिल आप बताएंगे। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव आपको बताना है। नागालैंड राज्य में बनाते हैं हॉर्नबिल, लेकिन ये चलता कितने दिनों तक है? 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 7 दिन। हॉर्नबिल, तो याद रखेंगे हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ पे बनता है? आपका नागालैंड। तो न से बन जाएगा नागालैंड, और क्या बनेगा? 9। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना हो जाएगा? 10। इसलिए आप याद रखेंगे हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड राज्य में कितने दिनों तक बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? आपका 10 दिनों तक आपका बनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसकी औसत मोटाई आपको बताने 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। जो पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की आप पढ़े होंगे, पृथ्वी की आपकी 3 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं आपकी? पृथ्वी की 3 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं? 3 परत होती हैं आपके पृथ्वी की। अब उनमें से परत में से आप देखेंगे जी कौन कौन सी आपकी परत होती हैं, वो भी आप देख लेंगे। जैसे एक तो आपका ऊपर वाली परत हो जाएगी, ये ऊपर वाली परत हो जाएगी। उसके बाद में एक मध्य वाली परत हो जाएगी और एक आपकी आंतरिक परत हो जाएगी। ये 3 परत होती है इसमें। अब 3 परत में आप याद रखेंगे, जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली परत, तो ऊपर वाली जो परत है, जैसे एग्जाम्पल 4 ये परत है, ये वाला पार्ट है, तो इसका जो विस्तार है इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और बीच वाली जो होती है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आवरण या मेटल बोल देते हैं। और नीचे वाली जो परत होती है इसे केंद्रीय भाग या क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं कोर। ठीक है, ऊपर वाली क्या है? क्रस्ट। सॉरी, ऊपर वाली क्या है आपकी? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट। नीचे वाली उसके बाद वाली क्या है आपका? मेटल या क्या बोलते हैं? आवरण। क्रस्ट को ही हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? इसे भूपर्पटी बोल देते हैं। क्या हो गया? भूपर्पटी। और ये हिंदी में क्या है? इंग्लिश में लिख देता हूँ, क्रस्ट या भूपर्पटी। उसके बाद में क्या है? मेंटल। मेटल। तो मेटल के बाद आप याद रखेंगे, इसी को क्या बोल देंगे हम हिंदी में? इसको बोल देंगे आवरण। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका कोर, या हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में बोल देंगे केंद्रीय भाग। हिंदी में क्या बोल देंगे? केंद्रीय भाग बोल देंगे हिंदी में। अब आपको बताना है, इनमें से आप देखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट या भूपर्पटी है, इसका जो विस्तार आपको मिलेगा, इसका विस्तार कितने से कितने तक है? 0 से और 30 किलोमीटर तक ऊपर वाली का विस्तार है। 30 से और 2900 किलोमीटर तक ये आपका बीच वाली का विस्तार है। और 2900 से और 63-71 किलोमीटर तक ये किसका विस्तार है? ये आपका विस्तार है नीचे वाली यानी कोर का। ऊपर वाले में कौन हो जाएगा? ऊपर वाले में हो जाएगा क्रस्ट। 30 से और 2900 में क्या हो जाएगा? मेटल। और 2900 से और 6371 में कौन हो जाएगा? आपका कोर। क्लियर हो गया? ये 3 अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। अब इनमें धातु भी आपकी अलग अलग मिलती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए ऊपर वाली परत में किसकी अधिकता मिलेगी? इसे मिलेगा आपका सियाल। सियाल मिलेगा। दूसरे वाले में क्या मिलेगा? दूसरे वाले में मिलेगा आपका सीमा। और तीसरे वाले में क्या मिलेगा? तीसरे वाले में मिलेगा आपका निफे। निफे मिलेगा। सियाल से बन जाएगा सिलिकॉन और क्या है? एल्यूमिनियम। इससे सिलिकॉन और मैग्नीज। और Na से निकल और Fe से क्या बन जाएगा? फेरस। तो ये आपके बन जाएंगे अलग अलग। उसके बाद तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो औसत मोटाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो जाएगा? 30 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक जरूर करेंगे सभी जी। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? इनमें से आप बताएंगे अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन व संरचना है वो आर्टिकल 124 में आपको मिलती है। और आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 में भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। और जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट ही 28 जनवरी 1950 में इनका नया नामकरण क्या कर दिया गया? इसका नया नामकरण कर दिया गया आपका सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? अब यहाँ से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तो जब किसी केस की सुनवाई हो और जो न्यायाधीशों की जो आपकी बेंच है तो उसमें क्या है, न्यायाधीशों की संख्या अगर कम पड़ती है तो ऐसे में क्या प्रावधान है? ऐसे में प्रावधान है कि हम किसी हाई कोर्ट से क्या है, हाई कोर्ट से आपका न्यायाधीश को वहाँ से आपकी नियुक्ति के रूप में वहाँ से लेंगे अन्य न्यायाधीश के रूप में, और वहाँ से उसको हाई कोर्ट से लेकर के उसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाएगी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी?
जो आपका CJI होगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आप याद रखेंगे, बाकी अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति आप पढ़ते हैं कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आपने पढ़ा है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आप याद रखेंगे आर्टिकल 127। कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 127 के तहत कि किसके द्वारा की जाती है, CJI के द्वारा की जाती है। और तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे, केवल सुप्रीम कोर्ट में, अन्य किसी कोर्ट में आपको तदर्थ न्यायाधीश नहीं मिलेगा। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हम अधिकतम कितने वर्षों के लिए इसका कार्यकाल हो सकता है, 2 वर्ष का इसके लिए कार्यकाल होता है अधिकतम। अब लेकिन ये प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से देश से हमने प्रावधान लिया है तो देश का नाम याद रखेंगे, देश का नाम क्या है आपका, फ्रांस। तो याद रखेंगे कौन से देश से हमने प्रावधान लिया है, फ्रांस देश से हमने प्रावधान लिया है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं और आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सर्वाधिक धनराशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है, इनमें से आपको बताना है। 2023-24 बजट के अनुसार सर्वाधिक धनराशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है, बताएंगे सभी, कमेंट के अनुसार बताएं, सभी बताएंगे। तो सबसे अधिक जो आपकी धनराशि आपने पढ़ा था 2023-24 का बजट 45 लाख करोड़ का आपका बजट है, लेकिन सबसे अधिक जो धनराशि है वो किस मंत्रालय को इसमें प्रदान की गई, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। सबसे ज़्यादा जो आपकी धनराशि मिली है वो कौन से मंत्रालय को मिली है, वो मिली आपके रक्षा मंत्रालय को। क्लियर हुआ, कौन से मंत्रालय को मिली है, रक्षा मंत्रालय को आपकी सबसे ज़्यादा धनराशि आवंटित की गई है। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।